ओके, चलिए। प्रकाश एक ऊर्जा है जो पृथ्वी पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन के लिए उत्तरदायी है। साथ ही यह देखने के लिए आवश्यक है। आवश्यक है। ठीक है ना? आगे लिखें दूसरी लाइन में। प्रकाश में अनेक गुण हैं। प्रकाश में अनेक गुण हैं जिनमें तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसलिए प्रकाश को द्वैत प्रकृति का माना जाता है। द्वैत प्रकृति का माना जाता है। अंकिता जी, कल का थोड़ा सा रिवीजन ले रहा हूं, कुछ नए स्टूडेंट्स हैं उसके लिए, ठीक है ना? थोड़ा सा वेट करिए 5 मिनट। द्वैत प्रकृति का माना जाता है। अब द्वैत प्रकृति का क्यों? क्योंकि उसमें तरंग और कण है। कोई कहता है तरंग है, तरंग का एक अलग रूल होता है और कण का अलग होता है। तो अगर तरंग के रूप में ले रहे हैं तो कण वाली प्रकृति नष्ट हो रही है, लेकिन कण के रूप में हमने इसको पढ़ा था एनोड कैथोड में पढ़ा था ना। और विसर्जन नलिका याद है कि नहीं है? विसर्जन नलिका उसमें एक किस रूप में आ रही है? कणों के रूप में ना। तो इसमें दोनों हैं। जब हमने प्रकाश का इमिट किया था, उत्सर्जन करके, और एक प्लेट पे डाला था, तो उसी के माध्यम से हमें क्या प्राप्त हुए थे? एक्सरेज किरण है, याद है? भुला दिए सब? राधे राधे, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे दोनों पे अगर हम कण मान लेते हैं तो प्रकाश की जो प्रकृति है आपकी तरंग वाली, परावर्तन अपवर्तन, ये पूरा नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना? और अगर हम तरंग मान लेते हैं, कण की प्रकृति जो वो स्वभाव कण वाला है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए प्रकाश को दोनों रूप में माना गया है। कौन कौन से? कण के रूप में भी और तरंग के रूप में भी, ठीक है ना? क्या लिख लिए हम? प्रकाश एवं कण दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे द्वैत प्रकृति का कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, प्रकाश में अनेक गुण हैं। प्रकाश में अनेक गुण हैं जिनमें परावर्तन अपवर्तन विवर्तन व्यतिकरण ध्रुवण जैसे गुण पाए जाते हैं।
ठीक है ना, जिन्हें हम निम्न प्रकार से देखते हैं। अब पहला इसमें लेते हैं हम क्या, परावर्तन, जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो देखो रिफ्लेक्शन जो हमने पढ़ा शायद 9th-10th में क्लियर हो रहा है, जो हम 9th-10th में रिफ्लेक्शन पढ़े थे वही यहाँ है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, अब यहां से मैं समझाना शुरू करूंगा, आप लोग थोड़ा सा इसमें निकला हुआ है। और समझाते हुए जो इतना जहां तक कल पहुंचे थे उसको थोड़ा सा एक बार क्लिक कर लेना, ठीक है ना। चलो, परावर्तन क्या है, तो देखो यहां पर किसी सतह पर कोई सतह है और इस सतह पर कोई जब प्रकाश की रेज आती है, ठीक है ना, प्रकाश की कोई रेज आती है, किरण आती है, तो वह सतह के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, उतने ही कोण के साथ वह क्या हो जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। समझ रहे ना, प्रकाश की किरण जितने कोण के साथ आपके माध्यम के साथ या मैं कहूं परावर्तक सतह के साथ टकराती है, उतने ही कोण पर क्या हो जाती है, वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस गुण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जो आने वाली किरण है, जो आने वाली किरण है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। जो टकरा के लौट गई है इसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसके बीच में अगर हम दोनों को डिवाइड करने वाली रेखा खींचें तो ये बन जाती है आपकी क्या, अभिलंब, ठीक है ना। ये बीच का क्या हो गया अपना, अभिलंब। तो अभिलंब से यहां पे एक कोण बन गया, यहां पे भी कोण बन गया जब बीच में से निकाला, तो इसे कहते हैं कोण आई और इसे कहते हैं कोण आर। कोण आई मतलब इसे हिंदी में क्या कहते हैं, आपतन कोण, और इसे कहते हैं परावर्तन कोण। इंग्लिश मीडियम, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। कोई और है क्या इंग्लिश मीडियम में, ब्लॉक कौन कर दिया इसको, ठीक, यहां तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम। चलो अब आते हैं परावर्तन जो हो रहा है
परावर्तन दो प्रकार का होता है। रिफ्लेक्शन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक नियमित और एक अनियमित। मतलब एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकेंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है उसकी सतह क्या होती है? चिकनी या स्मूथ, है ना। कैसे? देखो, यहां से जितनी भी किरणें आ रही हैं, ये वाली, ये क्या है? प्रकाश की किरणें। ये आपतित किरण है ना। तो जितने एंगल के साथ आएंगी उतने पे क्या हो जाएंगी? ये उसी माध्यम में वापिस। तो यहां पर अगर आपकी इंसिडेंट रेज पैरेलल है तो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है ना। लेकिन दूसरा है अनियमित रिफ्लेक्शन। भले ही आपकी जो रेज आने वाली है वह पैरेलल हो, चलो लो पैरेलल बना दिए, ये पैरेलल है। लेकिन यहां पे, यहां देखो, यहां पे एंगल जितना बन रहा है उतने एंगल के साथ इधर रिफ्लेक्शन होगा इसका। इसके साथ ऐसे बनाएंगे तो यहां रिफ्लेक्शन जितना है उतने के साथ क्या होगा? इधर होगा। यहां पे कम है तो यहां पे भी कम होगा। यहां पे ऐसे है तो ये वाला रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगा। तो क्या आने वाली रेज के साथ जाने वाली रेज भी क्या पैरेलल है? नहीं ना। तो ये वाला जो रिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा? आपका इरेगुलर या अनियमित रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। पीछे, ठीक है ना, समझ में आ रहा भैया। तो परावर्तन कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। सीधे क्वेश्चन बनता है। अभी हम आपको इधर प्रयोगशाला वाला है, तो हकीकत ये है कि प्रयोगशाला में थ्योरी कम और क्वेश्चन ज्यादा, ठीक है ना। आपके जितने भी है आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल ज्यादा है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये थ्योरी याद नहीं होगी तो हमारे न्यूमेरिकल नहीं बनने वाले। इसलिए हम बिल्कुल शॉर्टकट वाली थ्योरी ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर आप लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि व्यापम का कोई भरोसा नहीं। जैसे मुझे गाइड किया गया, बताए सर कि देखो मैं यूपी से हूँ और यहाँ पे जो बताए कि यहाँ के व्यापम का कोई निश्चित भरोसा मतलब होता ही नहीं है। तो जब ये जाना तो मैंने कहा किस आइडिया पे पढ़ाया जाए। मैं यूपी, एमपी और ये छत्तीसगढ़, ये तीसरा राज्य है। तो वहाँ पे एक है, एमपी में हुआ था घपला, व्यापम वाला हुआ था, बड़ा हुआ था उसमें। लेकिन यूपी वाला अलग चलता है। यहाँ छत्तीसगढ़ में जब बताए तो वो अलग तरीके से कुछ भी याद देता है। अभी अगर न्यूमेरिकल दिए तो अगली बार कोई भरोसा नहीं, पूरा हो सकता है थ्योरी डाल दे, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। मैंने कहा अपने अनुसार नहीं देखना पड़ेगा, दोनों ही पैटर्न लेके चलना पड़ेगा। क्या भरोसा है, आंकिक भी तो दे सकता है, पूरा का पूरा दे दे आपको। फिर से पिछली बार कितना शायद 40 आए हैं और न्यूमेरिकल ही है, पूरा पूरा न्यूमेरिकल है। उसमें भी आया, हाँ। और बहुत सारे लोग ना न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं। टेंशन मत लो, मैं पूरा न्यूमेरिकल बेस चलूंगा, बट उसका बेस तो हमें करना पड़ेगा। अगर हम बेस नहीं जान पाएंगे तो फिर हम न्यूमेरिकल भी नहीं जान पाएंगे। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि अब मान लो ये वाला जो जैसे हमने कहा नियमित है अनियमित है, अभी परावर्तन के नियम लगेंगे तो उसमें हमें अगर उसका
बेस पता नहीं होगा तो हम बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। कल यहाँ पहुंचे थे कहाँ, दर्पण में परावर्तन की, वहां अगर बेस आपको पता नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे। क्वेश्चन क्योंकि उसी बेस पे है, न्यूमेरिकल जरूर है लेकिन है क्या, थ्योरी बेस्ड है। तो थ्योरी भी और न्यूमेरिकल मैं दोनों को लेके चलूंगा, ठीक है ना, दोनों को लेके चलता हूं। ठीक, चलो ये क्लियर हो गया, इसको लिखाना तो नहीं पड़ेगा ना, ये तो समझ में आ ही रहा है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब परावर्तन के, खुशबू कॉपी बंद करो, दोनों नियम बताओ। कितना नियम है, 2 नियम है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो कितना हो गया, 2 नियम। पहला जी, परावर्तित किरण, जी जी जी, सतह के एक ही बिंदु पर आपतित या मिलते हैं, ठीक है ना। पहला नियम क्या कह रहा है ना, परावर्तन के नियम में 2 नियम है। पहला नियम कहता है, देखो आपतित किरण, ये आपकी परावर्तक सतह है ना, ये बिंदु है O, और ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। लिख लीजिए परावर्तन के नियम नंबर 1, लिखें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं या मिलते हैं, ठीक है ना। सभी बीएससी एमएससी है। पिछली बार वर्ग 3 में जिन बीएड वाले जो लग गए थे उन सबको दे दिया लेबर असिस्टेंट। 2019 का बैच था, 21 में है, दोनों जो उसमें आए थे ना 21 में 21 में, जो वर्ग 3 में लग गए थे, तो केंद्र सरकार ने उनको रूल था कि भाई बीएड वालों को नहीं डालेंगे, तो राज्य सरकार ने उनको संलग्न करने के लिए क्या कर दिया, प्रयोगशाला में डाल दिया। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीएड किए हुए और जाके प्रयोगशाला में अटैच हो गए। हाँ, लेकिन वो सेम पेमेंट है, हालांकि उसका सेम पेमेंट है। वर्ग 3 वालों का वही 35 के करीब है, वर्ग 2 वालों का 49,500 है। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं उसमें, टेंशन मत लो, जो पढ़ाऊंगा सही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, सही के अलावा कसम नहीं होती है वो गीता वाली वही। तो यहां पहला नियम क्लियर। दूसरा नियम लिखिएगा, लिखें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते, सदैव बराबर होते हैं, ऐसे लिखना, सदैव बराबर होते हैं। मतलब कोण आई और कोण आर की बात कर रहा है ना, तो यहां लिख दूं ना, कोण आई बराबर कोण आर। क्लियर है ना, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब परावर्तन हो रहा है ना, तो वो कहां से होगा, किसी सतह से। तो हमारे लिए सतह मिलती है एक ग्लास, कांच, और कांच मतलब क्या हो गया, जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दर्पण। बात समझ में आ रही है ना। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, चलो आपका नाम क्या बताए थे, रोहित,
प्रीतम प्रीतम प्रीतम, चलिएगा प्रीतम। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? यही, ओके। तो आगे चलिएगा, बात करते हैं। दर्पण द्वारा, दर्पण द्वारा दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। लिखें, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। पहला, समतल दर्पण। दूसरा, गोलीय दर्पण। तीसरा, परवलयाकार दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। खुशबू, ठीक, अवतल दर्पण और सेकेंड ठीक है ना प्रीतम? होता है। हो गया। अब पहला लिखिएगा, यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। कौन सा? समतल दर्पण। तो पहले तो ये बताओ, दर्पण की परिभाषा क्या होती है? खुशबू के पीछे नाम है प्रियंका। तीनों तीन तीन अक्षर वाले हैं ना? खुशबू, प्रियंका और प्रीतम। चलो, प्रियंका। दर्पण क्या है? दर्पण, प्रीतम, दर्पण कैसे बनता है? चलो, कांच से बनता है। तो तो बनता कैसे? कांच लिया हमने, तो सीधे कांच में से देख लोगी अपना मुंह? कैसे देखोगी? कौन से कांच में आपका मुंह दिखाई देगा, ये बताओ। यहाँ जो गिलास लगा है, क्या उसमें मुंह दिखेगा आपको? इसमें कब मुंह दिखेगा आपका? बोलो। हे भगवान, आप लोग नहीं बता पाओगे तो कौन बताएगा? जो सुबह से शाम तक में 1000 बार मुंह देखते हैं, हम तो एक बार भी नहीं देख पाते हैं। सच बता रहा हूँ, बाल भी उसमें लिए ना, हो गया, मुंह पे लगाया, निकल लिया। लेकिन आप लोग बिना दर्पण के कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बिना दर्पण के, पुरुष समाज बता रहा हूं, आपको मुझे दर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मैं शेविंग भी कर देता हूं। देखा, इधर बच्चा है मारा, हो गया, खत्म, चलो चलते हैं। लेकिन आपको अगर कुछ लगाना है, 10 बार दर होता है कि नहीं होता है? जल्दी बताओ।
ठीक है मंजू निराला जी। समतल दर्पण कहते किसे हैं? समतल दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं? पहले तो हम समतल छोड़ ही दें, पहले बात करते हैं दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कैसे बनता है। भाई उसके पीछे कोई ना कोई लेप लगाना पड़ेगा ना। अगर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पारदर्शी पूरा हो जाएगा, तो आप के देखोगे कहां? भाई यहां से इमेज का रेज जाएगा जो लाइट का, वो जो उस पर टकराएगा, टकरा के आएगा तब ना देखोगे, और वापस चला जाएगा, पार हो जाएगा तो नहीं दिखेगा। तो दर्पण के लिए हमें कुछ ना कुछ उस पर क्या करना पड़ेगा? लेपन करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। बात समझ रहे ना? तो लिखिएगा, पहले दर्पण की परिभाषा ही लिख लीजिएगा। लिखें, जब कांच की एक सतह पर, यह भी पूछ लिया जाता है कौन से तत्वों का लेपन होता है ना। जब कांच की एक सतह पर कॉपर, Cu, जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, पारा भी हो सकता है, Hg, मर्क्यूरी का लेपन कर देते हैं तो उसकी दूसरी सतह परावर्तक सतह बन जाती है। जिसे हम दर्पण के रूप में जानते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछा जाए दर्पण क्या है, तो आप क्या कहोगे? कांच का वह रूप जिसकी एक सतह पर कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि का लेपन कर दिया जाता है, या उसे पॉलिश कर दिया जाता है, पोत दिया जाता है, अपनी भाषा में उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते। तभी मुंह देख पाओगे, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ठीक है ना? ठीक है ना? तो समतल दर्पण पहला लिया, और इस पे हमें पढ़ना है क्या? परावर्तन। ठीक, समतल दर्पण में परावर्तन। अब इसमें नियम है, पहला नियम है समतल दर्पण में परावर्तन का पहला नियम। ठीक, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पहला नियम है, देखो ये लिखे थे कि नहीं लिखे थे? कल लिख ही लिए थे। ठीक है, तो समतल दर्पण में परावर्तन पहला नियम लिखिएगा। देखो पहले समझ लो, अगर समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है, तो समतल दर्पण में वह वस्तु 2 मीटर की दूरी पर ही दिखाई देगी। यहां ये 2 मीटर है, तो यहां पर भी ये कितना दिखाई देगा? 2 मीटर। ठीक है, तो लिखो पहला नियम, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी जाती है, तो उसका समतल दर्पण में प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है।
उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में नीचे लिखो, ये वाला बना लिए, बनाए। जैसे यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। दो मीटर की दूरी पर ही बनेगा। अब इसका क्वेश्चन लिखो। एक प्रश्न आया, यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने 4 मीटर की दूरी पर 4 मीटर की दूरी पर रखी है तो दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, प्रियंका बताएगी इसका आंसर ना, दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? चलो मैडम बताइएगा। प्रियंका जी 4 मीटर। अब बताएंगे हमें प्रतीक जी, प्रीतम, सॉरी मुझे नाम याद नहीं रहते यार, भूल जाता हूं, सॉरी। प्रीतम कितना होगा? क्वेश्चन तो पढ़ो, एक बार और पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो प्रियंका। ठीक, हाँ अरे मैं लिखाया हूं कि मान लो आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग दर्पण से 4 मीटर दूर वस्तु रखी है। ठीक, ये दर्पण है और मैं यहां खड़ा हूं 4 मीटर दूर। अब प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में कितनी दूर? 4 मीटर दूर बनेगा ना। मैं चूंकि 4 मीटर दूर खड़ा हूं तो दर्पण में भी प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा? ठीक, वो बॉटल लिखी है ना, वो दर्पण से 4 मीटर दूर है और ये दर्पण है और मैं 4 मीटर दूर हूं, राइट।
तो यहां से मैं कह रहा हूं कि वो प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, समझे? क्या आएगा आंसर? कैसे भाई? ये 4 मीटर है दर्पण से, ये है दर्पण यहां पे, और यहां से वस्तु भी 4 मीटर दूर है, तो यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी? हाँ, ऐसा ही है। कितना हो गया? 8 मीटर दूर होगी। ये देखो सरल सरल क्वेश्चन है, अगर थ्योरी गायब तो क्वेश्चन गायब है। जी बनेगा, तो वो तो दर्पण में बनेगा, प्रतिबिंब से थोड़ी लिखाया हूं, देखो ना। प्रतिबिंब से वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी थोड़ी लिखाया हूं, दर्पण में 2 मीटर दूर बनेगा, ठीक है ना। और यहां क्या होगा? अब आ गया, अब बन जाएगा। अब धोखा मत खाना। अब ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये 16 मीटर, अरे रानी कौशिक 4 मीटर दूर रखी है रानी वस्तु, तो पहला क्वेश्चन आंसर सही तो था, 16 मीटर लिखने की आवश्यकता नहीं थी। आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं, तो चारों को टिक मारने पे क्यों आप आमदा रहते हैं कि नहीं हम चारों में से अधिकतम लगाएंगे? भाई पहला ऑप्शन सही हो गया, 8 मीटर आप सही बताए हैं कि 4 मीटर दूर रखी है, 4 मीटर इसमें दूर बनेगी, 4 और 4 वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछी है, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नियम लिखिएगा, लिखे समतल दर्पण के सामने वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई जितनी होती है प्रतिबिंब की लंबाई भी वस्तु के लंबाई के बराबर रहती है। समझ गए ना कि अगर 2 मीटर की वस्तु रखी है, 1 फीट ऊंची वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी समतल दर्पण में? 1 मीटर। क्वेश्चन में लिखाऊं क्या कि इससे काम चल जाएगा? लिख लीजिए, लिखें, यदि दर्पण के सामने 1 मीटर लंबी वस्तु रखी जाती है, तो उसके प्रतिबिंब की लंबाई भी 1 मीटर होती है। कोई बात नहीं रानी जी, सॉरी कहने की जरूरी नहीं है, बस समझ जाइएगा, ठीक है ना। चलो, क्लियर? ओके, ये सेकेंड आपका नियम क्लियर। तो अब आता है आपका थर्ड।
तीसरा नियम बोलो खुशबू। लिखिए समतल दर्पण में, तीसरा नियम लिखिएगा, समतल दर्पण में वस्तु के पार्श्व मतलब साइड, वस्तु के पार्श्व, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइड, मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, पार्श्व बदल जाते हैं। अर्थात वस्तु का दायां प्रतिबिंब में बायां भाग और वस्तु का बायां प्रतिबिंब का दायां भाग बनता है। ठीक है ना, मतलब लेफ्ट का हमें राइट दिखाई देता है, राइट का लेफ्ट दिखाई देता है। फोर्थ लिखिएगा, चौथा नियम लिखें, यदि किसी व्यक्ति को अपने संपूर्ण शरीर को या संपूर्ण प्रतिबिंब को दर्पण में देखना है तो उसे अपनी लंबाई से आधी लंबाई आधी लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन काफी बार आया है। और कैसे आया, क्वेश्चन को लिखो। यदि एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है, फीट होता है ना, 6 फीट वाला फीट है, तो उसे अपने पूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए उसे अपने पूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए कितने लंबाई के समतल दर्पण की
आवश्यकता होगी। ओके, नेक्स्ट 5वां नंबर लिखें, यदि दो समतल दर्पण के मध्य, यदि दो समतल दर्पण के मध्य कोई वस्तु या व्यक्ति, कोई वस्तु या व्यक्ति हो तो समतल दर्पण में बनने वाले, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की रचना, रचना नहीं, प्रतिबिंबों की संख्या, संख्या निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त करते हैं। ये बहुत आता है। देखो, ये कह रहा है कि दो समतल दर्पण हैं, ठीक है, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, मोमबत्ती रखी है, ये भी आपका क्या है, प्लेन मिरर, ये भी आपका क्या है, प्लेन मिरर। तो ये कह रहा है कि दोनों साइड मिरर हैं और बीच में प्रतिबिंब है। इसका क्वेश्चन क्या बनता है, एक व्यक्ति हजामत बनवाने के लिए एक नाई की दुकान पर जाता है, ठीक है, नहीं जाता नहीं, बैठा है, वह अपने सामने लगे दर्पण में अपने 11 प्रतिबिंब देखता है, ठीक, तो बताइए दर्पण के मध्य कितने डिग्री का झुकाव होगा, ऐसे पूछता है। तो यहां से कैसे निकालेंगे, दो दर्पण है, उसके बीच में वस्तु रखी है, तो उसका अगर नंबर ऑफ इमेज निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, 360/थीटा -1 सूत्र का उपयोग करेंगे, लिख लीजिएगा। तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360/थीटा -1, ठीक है ना। अभी स्पीड 6वां नंबर ना याद दिला देना, स्पीड भी लिखना है, ये क्वेश्चन भी आता है, क्लियर है ना। अब इसका क्वेश्चन लिखिएगा, यदि एक व्यक्ति नाई की दुकान पर हजामत बनवाते समय, एजिट क्वेश्चन बोल रहा हूं जो पूछा जाता है, हजामत बनवाते समय सामने लगे समतल दर्पण में 11 प्रतिबिंब देखता है, तो दर्पण के मध्य बने कोण को ज्ञात कीजिए। ऑनलाइन वाले भी जवाब देंगे तुरंत।
हम्म, वाह, देखो बन रहा है, बना रहे हैं, बनाओगे? ओ, चलो, ओके। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति हजामत बनवाते समय दो यहाँ मिरर हैं, हमें नहीं पता वो कितना झुकाव है, और यहाँ एक व्यक्ति है, ठीक है ना। इसका प्रतिबिंब इसमें दिख रहा है और इसमें भी दिखेगा, तो एक दूसरे के रिफ्लेक्शन से कितना प्रतिबिंब बन रहा है उसमें n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा -1 सूत्र लगाना है। तो देखो इसने कहा नंबर ऑफ इमेज कितना है 11 बराबर 360 बटे थीटा, थीटा क्या है कोण, कोण ज्ञात करना है हमें, माइनस कितना है 1। तो क्या करेंगे हम, इस 1 को इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा 11 प्लस 1, ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो बराबर कितना हो गया 360 अपॉन थीटा। अब देखो यहां पर 11 और 1 कितना हो गया 12, 12 बराबर 360 बटे थीटा, तो थीटा को इधर लाएंगे तो 12 इधर चला जाएगा, जाएगा। थीटा इक्वल टू 360 अपॉन 12 कितनी बार जाएगा 30 डिग्री, आंसर बन गया। अब आया समझ में? अच्छा है सवाल ये अच्छा था। इसमें और भी बहुत सारे सवाल हैं, कल इनको लेंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आया, कल इसको भी लेंगे, और कल याद दिला देना है इसका छठवां नियम भी है, कौन सा, स्पीड वाला, समतल दर्पण के सामने स्पीड वाला क्वेश्चन भी, ये भी 2-3 बार टकरा चुका है अभी व्यापम में, ठीक। तो इससे रिलेटेड भी आपको सवाल करा दूंगा। अब आज जितना पढ़ाया उतना समझ में आया कि नहीं? आपका क्या नाम है? प्रियंका, प्रियंका ना, खुशबू, प्रियंका और आपका प्रीतम, ठीक, ओके। ऑनलाइन वाले सभी संतुष्ट हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? 5 लोग हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देते हैं, कल भी नहीं, आज भी नहीं। अब क्या ही कर सकते, हाँ और ना बोलें तो भी ठीक है। चलो ठीक है, कल हम पुनः इससे आगे बढ़ेंगे इस सवाल के साथ, ठीक है, ओके ओके, नमस्कार, राधे राधे।